तो जय हिंद, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण तथा हर हर महादेव। आशा कर रहा हूँ आप सब अच्छे होंगे तथा मस्त होंगे तथा जीवन का आनंदपूर्ण सुख, आनंद, चैन, कुछ भी बोल सकते हो, उठा रहे होगे तथा अपने लक्ष्य के प्रति एकदम सजगता के साथ जुटे होगे, क्योंकि आपको समाज को जवाब भी तो देना है, नौकरी लेकर या एग्जाम क्रैक करके दिखाना ना। आ जाइए, आज मैं आपके सामने एक शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ। और टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है भारत के या राज्य का नीति निर्देशक तत्व, या बोल सकते हैं जो भारत के संविधान के अंतर्गत है। भाग 4 के अंतर्गत आता है, जो है 36 से 51 तक। ठीक, जान रहे हो, इतना बताने की जरूरत नहीं है कि भाग 4 के अंतर्गत आता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, और 36 से 51 तक। और इसमें से हर एग्जाम में प्रश्न बनता है, ये बताने वाली बात नहीं है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तथा देते होंगे तो जानकारी होगी कि हमेशा पूछता है कोई भी एग्जाम, छोटा से छोटा एग्जाम हो, बड़ा से बड़ा, अग्निवीर से लेकर CGL तक सभी एग्जामों पूछता रहता है। UPSC, PCS, स्टेट PCS सभी एग्जामों पूछता रहता है। आइए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे मित्रों तथा मेरे चाहने वालों, आ जाओ। जो आप 2-3 घंटे में पढ़ोगे, मैं उसका पूरा सारांश 15 से 20 मिनट में बताकर चला जाऊंगा। ठीक, और अच्छे से बताऊंगा कि आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। इसीलिए मैं आज एक स्ट्रक्चर वे में लाया हूँ, कि बोल सकते हो चाट वे में। चाट नहीं खाने वाला, चाट। ठीक, आ जाइए, अब बता दीजिए। आर्टिकल 36 से बोला हूँ कि 36 से 51। देखो, भाग 4 राज्य के निर्देशक तत्व 36 से 51 तक। अब सोच रहे हो अटक रहे हैं, अटक नहीं, थोड़ा आपको स्लो में पढ़ा रहे हैं कि स्टार्टिंग है। अगर स्पीड में पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो आप भाग जाओगे, कहोगे मुझे समझ में नहीं आ रहा, तथा आप पीछा वीडियो देखेंगे। तो स्पीड में पढ़ाऊंगा। आइए, ज़्यादा दिक्कत ना लीजिए, नहीं कहोगे बहुत टाइम काटते हो, खूब टाइम पास करते हो वीडियो में आके। तो 36 आर्टिकल, आपको कमेंट करना है 36 आर्टिकल क्या कहता है। अगर मेरा मौलिक अधिकार वाला वीडियो देखे होंगे 12 से 35 तक, तो 12 जो कहता है, आर्टिकल 12 जो कहता है ना, वहीं 36 भी कहता है, सेम है। राज्य की चर्चा नहीं करता, राज्य की सरकारें तथा कानून व्यवस्था के बारे में, वही ना, उसी की आपको थोड़ा बता दिया हूँ। विस्तार से देखना है तो उस पर आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। आ जाइए, आर्टिकल 37 से स्टार्ट कर रहा हूँ। आइए फटाफट देखिए अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्व का स्वरूप एवं न्यायालय में लागू नहीं होता एवं वाद्य योग नहीं है। आपको याद रखना है कि जो नीति निर्देशक तत्व होता है वो न्यायालय में लागू नहीं होता। आप मौलिक अधिकार के, आपका मौलिक अधिकार हनन होगा, आप न्यायालय या कोर्ट, उच्च न्यायालय कहीं भी जा सकते हैं तथा सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत कोई भी आपके साथ घटना या कांड हो जाता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व में ऐसा नहीं है, आप इससे न्यायालय नहीं जा सकते। तथा वाद योग्य नहीं है, भी पूछता है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है या नहीं। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है तथा कई एग्जामों में पूछ चुका है। अगर आपको मेरी बात विश्वास नहीं है तो आप इसको सर्च करके देख लें। ठीक, मुन्ना जी, बाबू जी, ठीक, सर्च कर लेना। तो अगर आपका नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, मतलब न्यायालय नहीं जा सकते, इस पर विचार विमर्श नहीं कर सकते। कि सिर्फ हाँ, नीति निर्देशक तत्व के लिए मैं बता दूं कि इसको चलाने के लिए शासन व्यवस्था लागू कर सकते हैं। इसकी देख रेख के लिए संविधान में कानून है कि जिससे पर्यावरण तथा गौ हत्या, आगे बताऊंगा, तरह तरह की चीज़ें का हनन ना हो, जिससे इसका संचालन अच्छे से हो तथा समाज का विकास हो सके। मेन उद्देश्य इसका यही था। ग्राम पंचायत, नगर निगम जितने आते हैं सब इसी के अंतर्गत आते हैं। आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक, यहाँ लिख दिया हूँ, उसको आपको याद रखना है जरूर। वाद योग्य है कि नहीं है? तो नहीं है, आपको टिक मारना है, नहीं है। आ जाइए, आर्टिकल 38 कहता है सामाजिक, सा से सामाजिक, आ से आर्थिक,
राष्ट्रीय राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार का न्याय आपको देता है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, तीनों प्रकार का न्याय। आर्टिकल 38, असमानताओं को दूर करना। देख लो ना, इन तीनों चीज़ में अगर कोई आपसे भेदभाव कर रहा है कि आप मेरे समाज से नहीं हो, तथा आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, तथा आपकी पॉलिटिकल पार्टी में पकड़ नहीं है, विधायक जी से पकड़ नहीं है, सांसद जी से पकड़ नहीं है, तो आप समाज में नहीं बढ़ सकते या इस वैकेंसी का फॉर्म नहीं भर सकते। अधिकार आर्टिकल 38 आपको दिया है, उनको आर्टिकल बताइए तो आपसे ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। जानते हो जिनको ज्ञान और नहीं रहता वो ज़्यादा बहस करने में लगे रहते हैं। जो कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बने हैं, तक कंपटीशन नहीं देखे हैं, उनको लगता है बस ऐसे ही आओ, ऐसे हो जाता है फ्री में। कभी बच्चे एग्जाम दे के कभी प्लेटफॉर्म पे कभी भीड़ का हिस्सा बनकर देखो, धक्के खाओ तो समझ में आता है नौकरी की कीमत। क्यों बच्चों, जान रहे हो ना, पढ़ने वाले बच्चे जान रहे हैं कि हाँ आज के ज़माने में नौकरी लेना मतलब कहते नहीं शेर के मुंह से उसका भोजन खींच लाना, या उसका जो कहते नहीं मांस खाता है, शेर मांस खाता है ना, खींच लाना, वही उसी प्रकार है एक नौकरी लेना। आ जाओ, नहीं कहोगे बहुत खूब ज्ञान पेल रहे हो, चाहे इतना ज्ञान पेल लो, मैं तुम्हारा वीडियो नहीं देखूँ। अरे भाई देखना रहेगा जिसको देखेगा, एक आदमी से देखने और ना देखने से किसी की वीडियो वायरल हो चलती उलती नहीं है, ठीक है। अभी तो नए नए प्लेटफॉर्म पर उतरे हैं, अभी 4-5 महीने लगने दो, खुदे मैं आ जाऊंगा लाइन पर, ठीक, आ जाइए। आर्टिकल 39 आर्टिकल 39, और खूब ज्ञान पेल रहे हो आज। क्या हुआ है तुमको? कुछ हुआ नहीं बाबू, पढ़ा रहे हैं यार। मेरा तो जान तो हॉबी है पढ़ाना, टीचिंग। मेरी मुख्य 2 ही वैकेंसियाँ हैं, वो बताऊंगा नहीं, बाकी मैं अदर वैकेंसी चाहे नहीं कभी कि मैं इसमें हो जाऊं। फिर पेपर क्रैक करना हो तो अलग बात कि हाँ क्रैक करके दिखा दूं, किसी को लगे ना। SSC, ED, UP पुलिस, इन सब वैकेंसी जो आती हैं, ठीक, कहोगे हाँ बहुत आसान लग रहा है। अरे पहले हमको भी हार्ड लगता था, लेकिन तैयारी हो चुकी है। अब मैं जानता हूँ कि क्या गलतियाँ नहीं करना है जिससे एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, जिससे समाज को दिखा सकूँ, लो देखो मेरा भी एग्ज़ाम क्रैक हुआ है। लेकिन अंडर हाइट हूँ, नहीं तो मैं भी जाता ना, ठीक है। आजीविका एवं संपत्ति का समान वितरण, शोषण मुक्त। 39 कहता है समान आजीविका एवं संपत्ति। आपके पास जो धन संपत्ति या आपके पास जो है उसकी नहीं बात कर रहा है। कह रहे हो, एक बार कहोगे कि कह रहा है, एक बार कह रहे हो नहीं कह रहा है, तो नहीं कर रहा है, समझिएगा। जैसे सरकार कोई योजना लेकर आती है, थोड़ी देर मानिए आप, अब अपने दिमाग में फॉर्मेट बनाइए। जैसे सरकार लेकर आई थी ना प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना तथा प्रधानमंत्री उजाला योजना, ठीक, LPG जो गैस उस कनेक्शन हुए थे, एक उजाला के अंतर्गत हुआ था ना, तथा उज्ज्वल के अंतर्गत जो लाइट पहुंची थी घर घर ना, ये हुआ था ना, तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो इसमें से आप एक चीज़ गौर कीजिए कि कभी ऐसा हुआ है कि किसी को 4000 मिल रहा हो? नहीं ना। अगर सबको किसी को 2000 मिल रहा है तो जितने उसके पात्र होंगे सभी को 2000 मिलेंगे ना। तो वही है, सभी को समान। आप समझ गए होंगे, मुझको पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि हाँ कहना क्या चाह रहा है बच्चा या बालक या छोटू, ठीक। कितने भाई लोग से बड़ा हूँ, कितने भाई लोग से छोटा हूँ। लेकिन अगर आप ये मत सोचिए कि मुझसे छोटा बालक मुझको क्या बताएगा ये, तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। ज्ञान जहाँ से मिल लेना वहाँ से ले लेना चाहिए, चाहे आपसे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर उसके पास आपसे बेहतर ज्ञान है तब। जान रहे हो ना, अहंकार तो रावण का नहीं चला, तुम तो आद नागरिक हैं यार। जो शिव का इतना बड़ा भक्त था, ठीक। आ जाओ। शोषण मुक्त मतलब किसी के साथ शोषण नहीं होगा कि उनको 2000 दे दिए, हमको 4000 दे रहे हो, ये सब नहीं हो रहा। इसी तरह याद रखोगे तो हो जाएगा। आर्टिकल 39 से गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। 39 से गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। जैसे कभी कभी देखो केस वोस हो जाता है, थोड़ी देर मानिएगा, तो कभी कभी न्यायालय उनको
एक हिसाब से कहोगे सरकार भी कभी कभी विधिक सहायता देती है तरह तरह के, जैसे कॉलोनी वलोनी हो गया, इन्हीं सब की बात करता है मतलब अंतर्गत। और एक विधिक सहायता हो गया, जैसे न्यायालय में बात करोगे तो कभी कभी ये आ जाता है, जैसे आपके पास वकील नहीं है तो सरकारी वकील न्यायालय दिला देते हैं, तो आपका केस वो फ्री में लड़ेंगे। ठीक, विधिक सहायता किसी कई प्रकार की हो सकती हैं, A to Z। किसी एक क्षेत्र में कह देना ये सबसे गलत बात है, सबसे बुरी बात है। ठीक, आर्टिकल 40 अब आ जाइए, शुरू तो यहाँ से होता है, ग्राम पंचायतें शक्तिशाली। आर्टिकल 40 कहता है कि ग्राम पंचायतें शक्तिशाली कैसे बनेंगी, कैसे बनेंगी ग्राम पंचायत, बताओ। ग्राम पंचायतें शक्तिशाली कैसे बनेंगी? ग्राम पंचायतें शक्तिशाली ऐसे बनेंगी कि ग्राम पंचायतें के अंतर्गत आता है ग्राम सभा। ग्राम सभा को जानते हो? ग्राम सभा मतलब गांव का समूह। अगर ग्राम सभा या 20 लोग या 40 लोग किसी चीज़ पर हस्ताक्षर कर कर आप वहाँ चले जाते हैं, कहाँ? ब्लॉक, जहाँ से योजनाएं आती हैं, आप उनके सामने डिमांड रख देते हैं, तो वहाँ ग्राम सभा अगर इकट्ठा हो गया, ठीक, तो वहाँ प्रधान या मुखिया, कहीं कहीं प्रधान रहते हैं, कहीं कहीं मुखिया रहते हैं, बिहार में मुखिया चलता है, तो उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो जहाँ जाएँ या ना जाएँ। तो ग्राम सभा की इतनी पावर है, उसको इतना शक्तिशाली बनाया गया है, इसलिए अपना अधिकार जानो सभी, जिससे वो भी रहे ना तो उनको भी लगे कि सामने वाला, हम भले पैसे में ताकतवर हैं लेकिन वो माइंडेड है, एक एक चीज़ खंगाल कर निकाल देगा या निकलवा देगा अगर ज़्यादा उलझेंगे तो। क्योंकि पैसा वहाँ फीका पड़ जाता है जहाँ आपके पास शिक्षा है, पैसा वहाँ फीका पड़ जाता है जहाँ आप शिक्षित हैं, आपके पास शिक्षा है, आप तरह तरह की चीज़ जानते हैं कि किसको किस तरह रेलना है ना बाबू। हाँ, समझ गए, समझो। ग्राम सभा की पावर जानो, तरह तरह की चीज़ें होती हैं ग्राम सभा में। और जैसे एक आया है, मतलब एक ग्राम सभा की नहीं, एक अधिनियम है RTI 2005, उस पर सर्च कीजिए, उसमें तो बहुत बहुत बड़ा अधिकार मिला है, आपको जानने का अधिकार है सब चीज़, हमारे ग्राम सभा में कितना विकास हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। सिलेबस में है क्वालिटी के, तब बता दे रहा हूँ, नहीं तो सोचो ऐसे बता रहे हैं, सिलेबस में है क्वालिटी के तब बता रहा हूँ। लेकिन कुछ भी करने के लिए संगठन की आवश्यकता है। जब आप जागरूक नहीं बनेंगे तो चाटुकारिता हमेशा करते रहिए। जब आप हमसे कमज़ोर हैं, आपको नहीं ज़रूरत है, तो हम तो आपसे सक्षम हैं, हमको क्यों ज़रूरत रहेगी कि हम किसी के खिलाफ क्यों जाएं? हाँ भाई, क्यों जाएं, हम ही क्यों दुश्मनी क्यों लें? लेकिन अगर सामने वाला मुझसे अदरवाइज किसी अलग या अलग पर्सन हो रही है, मुझसे सामने से दुश्मनी लेगा, तो हम भी पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, हम भी जानते हैं कौन सा आर्टिकल कहाँ लगाना है तथा किस तरह किसी भी व्यक्ति के A to Z पर्सन, जान रहे हो ना, यही सब होता है। IPC CRPC तथा INS BNS धारा हो रहा, कौन कांड में कौन धारा लगेगी इसलिए देख रहे हो ना। अच्छा चलो अब आगे बता देता हूँ, नहीं तो खूब टाइम आप पास करो। ग्राम पंचायतें शक्तिशाली कैसे बनेंगी उसकी चर्चा करता है, और इसको विस्तार में जानना है तो आप गूगल पर सर्च कीजिए, बहुत चीज़ें जानेंगे इसके बाद। आ जाइए आर्टिकल 41, रोजगार सहायता। BBB 3 बार BB लिखा हूँ, अब वो वाली BB नहीं है, पर्सनल BB समझ लो, ठीक। ABB का मतलब हो गया बच्चा, बुढ़ापा तथा बीमारी। सरकार इसमें 3 चीज़ों में सहायता देती है, बच्चों को तथा बुढ़ापा को तथा बीमारी में। और एक BB और एक भी लिख देता ना तो बेरोजगार हो जाता। 4 चीज़ों को सरकार रोजगार तथा सहायता देती है, तरह तरह की मतलब तरह तरह योजनाओं के अंतर्गत तरह तरह की सुविधाएं देती है। आर्टिकल 41 के अंतर्गत इसको जानिए। जैसे आप जानते हो ना, सामुदायिक हॉस्पिटल तो फ्री में हमको सेवा दे रहा है, भले अलग अलग बात है कि भाई वो वहाँ के डॉक्टर जो बैठे हैं, भाई कुछ दवाइयाँ बाहर से लिखना उनके पास मजबूरी है, क्योंकि अगर 1-2 दवाइयाँ बाहर से नहीं लिखेंगे तो आपको आराम नहीं होगा, ये तो 100% है। क्योंकि आप
आजकल आप इतने उर्वरक खा रहे हैं, मतलब खाद वो तरह तरह के कीटनाशक दवाइयाँ प्रयोग कर रहे हो खेत में, तो वो शरीर को नुकसान करेंगे। इसीलिए एंटीबायोटिक दवाइयों को चलाना अनिवार्य रहता है, आप बीमार उमार पड़ जाते हैं तो। आ जाइए आर्टिकल 42, समझ गए ना। आर्टिकल 41, श्रमिकों के अधिकार की मानवीय कार्य एवं परिस्थितियाँ, मातृत्व लाभ। इसमें बताया है कि लेबर जो मजदूर रहते हैं उनको क्या अधिकार है तथा किस परिस्थितियों में उनको अधिकार है। ये नहीं है कि तुमको हर परिस्थिति में अधिकार है। हाँ, जब कोई तुमको तुम्हारे कराए गए कार्य करा लेता है, मजदूरी आपको नहीं देता है, बार बार अपने घर बुलाता है तथा तरह तरह के बहाने बताता है कि आज आना कल आना, तो आर्टिकल 42 का इस्तेमाल कर देना बाबू। एक एप्लीकेशन लिखना, थाने में जाकर दे देना, वहाँ से एसआई साहब आएंगे या कांस्टेबल साहब, सिपाही जी आएंगे, आपको आपकी धनराशि दिला कर जाएंगे। आर्टिकल 42 आपको अधिकार देता है। ठीक। आर्टिकल 43, जीवन निर्वाह वेतन, श्रमिकों को न्यूनतम वेतन व सम्मान। आर्टिकल 43 को आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि कह क्या रहा है, कि मतलब सरकारी रेट की दर जैसे मनरेगा में कितने रुपए है एक दिन का, बताइए। लगभग यार मनरेगा में 206 रुपये था, मतलब आज के 1-2 साल पहले। अब बढ़ा होगा तो मुझको नॉलेज नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर नहीं देखा, नहीं बताता। तो आपको देखना है कि अगर कोई भी काम करा रहा है, आप काम उतना करने में सक्षम हैं, उतने मतलब मेहनत के साथ, या नहीं हैं, लेकिन उससे कम रेट आपको नहीं देगा कि यार सरकारी रेट जो है ना उससे ऊपर देगा। ये नहीं कि 200 दिहाड़ी चल रहा है और तुम 12-14 साल के बच्चे हो तो चलो तुम 150 ले लेना। ये अपराध है, ये बहुत बड़ा अपराध है। ऐसा नहीं है और ना ऐसा होना चाहिए कि बच्चा भी काम करता है। जैसे समाज में कहीं कहीं होता है कि उनके माता पिता इतने सक्षम नहीं है कि, तथा सक्षम हैं भी तो बच्चे का पढ़ने में मन नहीं है तो पढ़ता उड़ता नहीं है, ना पढ़ता है ना लिखता है। हर तरह के समाज में हर तरह के बच्चे रहते हैं। ठीक है, कोई बच्चा उसमें पढ़ लिख कर कुछ बन जाता है, कोई बच्चा उसमें पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अपराध कर जाता है समाज में, तो कोई बच्चा उसमें पढ़ लिख कर कहीं अच्छी जगह शहरों में सेटल हो जाता है, गांव में आता ही नहीं ना। तरह तरह की चीज़ें होती रहती हैं गांव में। गांव में आप सब रह रहे हो, मैं भी रह रहा हूँ। हर गांव की बात हो रही है, किसी एक गांव में नहीं, ये पर्सनल अपने गांव की बात बता रहा हूँ। हर गांव की, भारत के कोने कोने में। ठीक, क्योंकि भारत की जनसंख्या 60% गाँव में निवास करती है तथा 60% भोजन गाँव से तैयार किया जाता है। 70% जानते हो ना, राशन सब कृषक किसान, हम तुम किसान के बच्चे हैं। किसी भी क्षेत्र में आओ, निपट लो हमसे तुमसे ना। हाँ वही चीज़। अब कहीं टॉपिक भटक जाते हो, मैं क्यों देखूँ तुम्हारे 30 मिनट वीडियो। अरे तुमको इतना बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं पगलू, अब ना लो तो अलग बात है। ऐसे भूल जाओगे, फिर कहोगे आर्टिकल 43 क्या था, हमको तो याद नहीं रहता है, फिर किताब ये 50 बार पलटोगे। ऐसे अच्छा एक बार देख लोगे ना, हमेशा कंठस्थ हो जाएगा। समझ गए ना। किसी से बच्चे से मेहनत कराइए या जिससे कराइए, आप उससे मेहनत देंगे, जो सरकारी ठेकेदार है उससे ऊपर उसका मजदूरी देंगे। आ जाइए बाबू। आर्टिकल 43, उद्योगों में भागीदारी श्रमिकों की। 43 से बात किसका करता है। जैसे आप कभी लिमिटेड कंपनी में काम किए हो, कोई भी बहुत तरह तरह की लिमिटेड होती है, जैसे शुगर मिल हो जाती है लिमिटेड कंपनी में, तरह तरह के प्लांट आते हैं। क्या क्या बताएं, NPCL आता है, NPCL आता है, विद्युत विभाग से, NTPC से तरह तरह की चीज़ें आती हैं। ठीक, तो उसमें सरकार करती क्या है, आर्टिकल 43 के 1 के अंतर्गत आपको PF देती है, एक सरकारी योजना की तरफ। आपका उसमें EL मिलता है, 40-42 दिन छुट्टी मिलती है तथा उसकी भी तनख्वाह आपको मिलता है, उसका भी सैलरी आपको मिलता है। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं उनसे पूछिएगा, तब भले वो न बताएं कि तुम आ जाओगे तुम भी PF पाओगे। सरकारी, हाँ सरकारी डिपार्टमेंट की तुलना में कम रहता है PF, लेकिन रहता है। और जिस प्रकार उनको मेडिकल लीव की सुविधा रहती है, मेडिकल की, उसी तरह प्राइवेट में। तो लिमिटेड कंपनी में काम करने का सबसे बड़ा फायदा यही है। ठीक, आर्टिकल 43 समझ गए। अब आ जाइए आर्टिकल 44, UCC। ये तो सभी जानते हो, यूनिफॉर्म
सिविल कोड मतलब समान नागरिक संहिता। ये तो मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, बच्चों को रटा रहता है कि समाज में सभी को समान न्याय मिले तथा कोई भी A to Z कोई योजना क्यों सरकारी गैर सरकारी प्राइवेट समाज में एक बराबर बैठने का जातिगत किसी के आधार पर कोई भी मतलब सभी में सामान्य बात करता है। A to Z कुछ भी इसमें बात करोगे सभी सब चीज़ आ जाता है इसमें, सब चीज़। ठीक, आर्टिकल 45 आ जाइए। शिक्षा, ये बात करता है शिक्षा, किसकी शिक्षा? प्राथमिक विद्यालय की, जो प्राइमरी है, जो आंगनवाड़ी है। ठीक, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में लागू हुआ, जिससे 6 वर्ष से कम बच्चे पढ़ सकें। कहते नहीं जैसे 6 साल से कम बच्चों रहता है तो उसको कहाँ भेजते हैं? एक गाना बहुत वायरल हुआ था, आड़ी बाड़ी, या बोल सकते हो आंगनबाड़ी। सही शब्द पढ़ना है। सबसे बड़ी बुरी बात है कि किसी की भाषा को कोई भी आकर बिगाड़ के चले जाता है और हम सब, तुम सब या हम सब उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। आ जाओ, आर्टिकल 45 बता दिया। आर्टिकल 46 क्या वो लिखे नहीं हो? देखो लिख दे रहा हूँ, मुझको पता है कौन 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 आर्टिकल लिखूँ ना लिखूँ। ठीक, SC ST शैक्षिक व आर्थिक हितों की रक्षा करना, मतलब सभी को शिक्षा का अधिकार है तथा उनकी जो आर्थिक संपत्ति है, संपत्ति मतलब जैसे पहले जानते हो ना, SC की ज़मीन आप नहीं लिखा सकते आर्थिक क्षेत्र में। कोई जैसे कोई रूल बना था, उसको मैं पता नहीं है, जानते होंगे आप, इसके बारे में किसी से चर्चा करोगे तो कोई है किसी के अंतर्गत नहीं लिखा सकते, लेकिन जो है ना वो इसी आर्टिकल 46 के अंतर्गत आता है। अब तो धीरे धीरे हट रहा है, लिखा सकते हो, नहीं पहले लिखी उखी नहीं जाती थी। आर्टिकल 47 आ जाइए। स्वास्थ्य एवं पोषण, स्वास्थ्य एवं पोषण बाबू, कि आप स्वस्थ रहो, कुपोषण का शिकार ना हो। ठीक, जिससे अगर आप कुपोषण के शिकार नहीं रहोगे तो आप स्वस्थ रहोगे तथा आपके अंदर एनर्जी तथा ऊर्जा भरपूर रहेगी। स्वस्थ रहो, ये नहीं कि शरीर फुला के बॉडी बना के लेकिन अंदर से स्वस्थ रहो। मन मस्तिष्क मन चेतना जो 5 इंद्रियां हैं वो सब स्वस्थ रहनी चाहिए आपकी। ठीक, तब आप जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे। मैं तो बीमार नहीं पड़ता बाबू, 2-2 3-3 साल हो गया, बुखार तक नहीं आता यार जल्दी कि बीमार पड़ जाओ। ठीक, ईश्वर की कृपा है भाई, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन अगर आप नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करोगे तो आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहेगी, इम्यूनिटी पावर बूस्ट रहेगी। ठीक, जैसे तरह तरह के इंजेक्शन आता है उसी की बात करता है आर्टिकल 47। अगर आपको पकड़ा जाता है नशीली दवाइयाँ लेकर या नशीली दवाइयाँ, नशीले इंजेक्शन या अफीम गांजा चरस का सप्लाई करते हुए या उसका सेवन करते हुए, तो पुलिस जानते हो पकड़ के ले जाके जेल डाल देती है। तो कहते हो तो मैं तो अपने पैसा पी रहा हूँ, तुमको क्या? अरे तुम जब पढ़ो लिखे तब तो जानो क्यों तुमको किस केस में किस लिए ले जा रही है। आर्टिकल पढ़ोगे तब जानोगे कि हाँ आर्टिकल 47 पुलिस को अधिकार देती है, अगर मैं अफीम गांजा चरस कहीं बैठ कर मारता रहूँगा तो उठा कर डाल देगी। संविधान बाबू, संविधान संविधान जहाँ जो करे। आ जाओ, आर्टिकल 48। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन जो संविधान में है मैं तो बताऊंगा। ठीक, कुछ लोग की जल जाती है। तुम सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों की जल जाती है कि हम ही को टारगेट कर रहे हैं, किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। जो संविधान में है वही बता दे रहा हूँ। अगर मेरे पास आओगे ना, संविधान की 3 बुकें हैं, एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन NCERT 6 से 12 तक पॉलिटिक की, लक्ष्मीकांत है, और एक जो संविधान है ओरिजिनल संविधान। ठीक, आर्टिकल 48, पहले 48 पढ़ना है, कृषि एवं पशुपालन। आर्टिकल 48 ही सुरक्षा देता है अपनी गौ माता की, जो कहते हो गौ हत्या बंद करो, और आर्टिकल 48 के अंतर्गत है। तथा इनका जीन परिवर्तन किया जाए। जैसे पहले की गायें कम दूध देती थी, अब उनका धीरे धीरे जीन परिवर्तन हो रहा है, तो आपकी जो गायें आ रही हैं फिजिशियन तसायोल, और 10-10 लीटर दूध दे रही हैं। कितने? 10-10 लीटर, 12-12 लीटर।
मेरे मामा तो जी आए थे, एक गाय 12 लीटर दूध दे रही थी, पता नहीं कौन थी, उसका थन इतने इतने थे, इतने इतने थन थे, इतने इतने थन थे, 10-12 लीटर एक टाइम में देती थी गाय। लेकिन भैंस से ज़्यादा कोई खाती थी, भैंस से ज़्यादा चारा। तो आर्टिकल 48 वही कहता है गौ हत्या बंद करो, जिससे श्वेत क्रांति में रफ्तार पकड़ सके या तेजी पकड़ सके। आर्टिकल 48 पर्यावरण संरक्षण वन्य जीव अभ्यारण्य की रक्षा करना बाल संविधान संशोधन 1976 द्वारा 48 से जोड़ा गया। कहीं भी जैसे ए बी सी के मिलता है ना, तो जान लो बाद में जोड़ा गया, संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, क्योंकि जगह रहती नहीं है तो उसी में ऐड कर देते हैं, जिससे मिलता जुलता रहता है। जंगल में कोई प्राणी, जंगल में निवास करने वाला छोटा से लेकर बड़े प्राणी की अगर तुम हत्या अपने स्वास्थ्य के लिए या स्मगलिंग के लिए उसकी सींग या दांत बेच रहे हो या उसकी खाल, उसका बाल अपने फायदा के लिए ना, अगर पुलिस जान जाएगी तो आपको तगड़ा रेलेगी, तगड़ा तो अच्छे खासे जुर्माना भरोगे। समझ गए आर्टिकल 48? अब जीवन में बताना नहीं रहेगा, कभी समझ गए अपने स्वास्थ्य के लिए जीवों की हत्या नहीं करना है। आ जाइए आर्टिकल 49 राष्ट्रीय स्मारकों एवं ऐतिहासिक स्थल की रक्षा करना। आप सोच रहे होगे, आप समझो, आर्टिकल 49 के अंतर्गत ही सरकार जो पहले अपने ऐतिहासिक स्थल हैं उनको बचा कर रखी है, तथा वहाँ फोर्स लगाए रहती है, जिससे जानते हो ना, हम सब और तुम सब मनुष्य जानते हो जहाँ रहेगा वो तो उपद्रवी है ही, उपद्रव मचाता रहता है। तो उसके लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए किसकी व्यवस्था की गई? पुलिस तथा फोर्स की। फोर्स के अंतर्गत CISF, CRPF, BSF, तरह तरह हार्ड एरिया में, इनके अलग अलग एरिया में अलग अलग जगह ड्यूटी रहती है। और पुलिस के जानते हो ना, समाज में हम तुमको सुधारने के लिए नहीं तो कहाँ किसी को कोई जीने ना दे, जान रहे हो? आर्टिकल 49 के अंतर्गत ही राष्ट्रीय स्मारक की हमको रक्षा करना है। जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, बुलंद दरवाजा हो गया, इंडिया गेट हो गया, और तरह तरह की नीलगिरी पहाड़ियाँ हो गई, तरह तरह के मंदिर जो पाए गए थे प्राचीन काल में, उन सब की रक्षा करना है। ठीक, कुरुक्षेत्र में जहाँ रामायण हुआ था, क्या विकास कर रही है सरकार, इस पर क्यों ध्यान दे रही है? अब जो कहते हो कि फालतू सरकार इसमें खर्चा कर रही है, अरे तो जब तुम जानो अंदर की बातें तब तो जानोगे कि हाँ सरकार धार्मिक चीज़ों के लिए क्यों खर्चा करती है। आर्टिकल में उसको अधिकार है कि वो धार्मिक चीज़ों के लिए, राष्ट्रीय स्थलों के लिए, ऐतिहासिक स्थलों को विस्तार में जितना मर्जी कहे उतना फंड पास कर सकती है, सिर्फ उससे देश की आर्थिक स्थिति को नुकसान ना हो। जब देशों या तथा घाटों का विस्तार रहेगा तो जानते हो विदेशी पर्यटक आते हैं इससे अपने यहाँ घूमने, तरह तरह की चीज़ें, क्योंकि उनका डॉलर बहुत महंगा है US से, अपने यहाँ 76-72 रुपया बनता है। तो अगर वो 1 लाख रुपये लेकर आएंगे ना तो अपने यहाँ 4 महीना घूमेंगे, 4 महीना 1 लाख रुपये में, बढ़िया से हर जगह बिंदास पूर्वक आते रहते हैं। जाओ बनारस, मैं तो देखा हूँ, बनारस चले जाओ, प्रयागराज चले जाओ, इधर आगरा चले जाओ, ताजमहल देखने, जो ऐतिहासिक स्थल उधर आती रहती है। इसीलिए सरकार इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देती है, इससे इनका पास सोर्स विदेश का पैसा अपने देश में आता है। ठीक, अब कभी इन्हें कमेंटबाजी करना है, ये सब पैसा तो इसी धार्मिक चीज़ों में लगा दे रही है सरकार लगा दे रही है, उससे पैसा आता है देश में, तब सरकार लगाती है। आ जाइए आर्टिकल 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, यही करता है आर्टिकल 50। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग, न्यायपालिका हो गया अपना वो न्यायालय, जिला न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक, और कार्यपालिका हो गए जो संसद मंत्री रहते हैं, MP MLA तथा अन्य मंत्रीगण। ठीक, इस पर ज़्यादा चर्चा करना नहीं है, चर्चा करेंगे, ये सब अलग से टॉपिक है, जब पढ़ाने लगूँ विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आ जाइए आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना तथा कानूनों का सम्मान करना। जानते हो ना, अंतर्राष्ट्रीय कानून बनता है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून एक देश के लिए संभव नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में कई देश सम्मिलित होते हैं तथा इन की बैठक होती है, उसमें फिर तरह तरह के देश तथा तरह तरह के देश के जो अध्यक्ष रहते हैं अपना विचार विमर्श रखते हैं तथा फिर कानून बनता है 10 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, अगले 2 सालों के लिए, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, चिकित्सा पर, टेक्नोलॉजी पर,
सामाजिक विकास के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, तो जो 3-4 देशों या जय देश रहे। संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने देश हैं जानते हो ना? 15, 10 अस्थायी, 5 अस्थायी। ठीक, आपको कमेंट करना भारत अस्थायी देश है कि अस्थायी। ठीक, अस्थायी सदस्य कि अस्थायी, कमेंट करना। तो उसका सम्मान करना है भारत के सभी नागरिकों को, उस पर ज़्यादा कमेंटबाजी करना नहीं है। अब आप इस सभी आर्टिकल का मिला के जो पूछता है, मैं वो थोड़ा फोकस हो जाइए यहाँ पर, समझ लीजिए। देखो कभी कभी पूछ लेता है समाजवादी अनुच्छेद के अंतर्गत कौन नहीं आता, तो जैसे आता कौन कौन है देखिए, 38 आता है, 38 आता है, सॉरी भाई 48 मुँह से निकल गया, लेकिन 48 ध्यान नहीं देना। 38 आता है, 39 आता है, 39A आता है। ठीक, 38 आता है, 39 आता है, फिर 39A, देखो कामा मारा हूँ तो समझ जाना 39A। 41 आता है, 42 आता है, 43 आता है, फिर 43A आता है। यहाँ 2 आर्टिकल बन रहा है, 43 और 43A, 39A। अब सोच रहे हो कि 40 खा लिए, तो 40 समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता, उस अनुच्छेद के अंतर्गत। ये आता है गांधीवादी अनुच्छेद के अंतर्गत या गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत। 40 गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जो सब क्रम वाइज है, तो बीच में फंसाने के लिए यही पूछता है ज़्यादातर। 40 पूछ लेता है, गांधीवादी सिद्धांत है कि, तो लोग 400 सोच लेते हैं कि अगर 43 तक दिया है तो 400 होगा, लेकिन 40 उसमें है नहीं, आपको यहाँ गौर करना है। ठीक, गौर करना है बाबू, 40 है, फिर 43 है, देखो यहाँ 43 है। ठीक, 43, सॉरी ब्रो थोड़ा गलत बता दिया मैं आपको, दिल पर बात मत लेना। 43A समाजवादी में है तथा 43 गांधीवादी में है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ तब भी कंफ्यूज हो गया और गलती हो जाता है इसी तरह, तो फोकस टू गोल, गलती नहीं करना है। अब हमसे नहीं होगी और तुमसे तो हो जाए, अलग बात है। 40, 43, 3 प्लस करना, 40, 43, 46, फिर प्लस नहीं करना, 47, 48। फिर आ जाइए उदारवादी या वैज्ञानिक सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत बोल सकते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत बोल सकते हैं। UCC आर्टिकल 44, 45 पर्यावरण संरक्षण 48A। ठीक, 49, 50, फिर 51। अब मैं मौलिक कर्तव्य पढ़ाऊंगा जो 51 के A के अंतर्गत आता है। तो हम सब भारत के नागरिकों को 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं, उस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। तथा मौलिक कर्तव्य का पालन भारत के हर नागरिक को करना चाहिए, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो। ठीक, चाहे कम शिक्षित हो, जहाँ ज़्यादा शिक्षित हो। इससे देश में जागरूकता फैलती है तथा जो बेकार मानसिकता के व्यक्ति रहते हैं उनकी मानसिकता खत्म होती है। ठीक, अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दोगे, तथा नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो नेगेटिव सोचना ऑटोमेटिक कर दोगे। कभी रह कर देखना, अगर आप तेज बच्चे के साथ कभी बैठोगे ना, तो आपको भले सवालियाँ नहीं आ रही, लेकिन अगर 3-4 महीने उसके इर्द गिर्द रहोगे, उसके ग्रुप में रहोगे, तो ऑटोमेटिक आपकी मानसिकता चेंज हो जाएगी। कभी रह के देखना। और कभी आप कितने अच्छे व्यक्ति हो, गलत मानसिकता वाले व्यक्तियों के साथ या गलत मानसिकता अपने समोरी के बच्चे हैं उनके साथ रहना, आपकी मानसिकता उन्हीं की लेवल हो जाएगी। ठीक, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं लाइफ में। लेकिन और इन सब चीज़ें के आपके जो कहते नहीं, आपका पारिवारिक वातावरण मैटर करता है कि आपका पारिवारिक वातावरण कैसा है। मान लो हम अच्छे घरों में पूरा पारिवारिक वातावरण को भी नहीं दोष ठहरा सकते कि 100% उन्हीं का दोष रहता है। कितने व्यक्ति, कितने बच्चे के माता पिता इतने अच्छे हैं, इतने जागरूक हैं, वो अपने बच्चे को कहाँ पहुँचाना चाहते थे समाज में। हम अपने ही समाज की बात कर रहे हैं, जो अपने जानते हो ना, मिडिल फैमिली बहुत कैजुअल होती है कि न तो सही से खाने बनता है न सही से कटना बनता है, कि मतलब कटता भी रहता है बढ़ता भी रहता है। इसी तरह है कि आप बीच में हो यहाँ जीवन जीना बहुत टफ है। या तो इस मिडिल फैमिली के ऊपर चले जाओ तो आपको एंजॉय रहेगा लाइफ में, या तो इस मिडिल फैमिली के नीचे रहो, मिडिल फैमिली के नीचे रहो, जिससे सरकार की सारी सुविधाएं आपको मिली, सारी सुविधाएं मिले। आप फिर फुटपाथ पे कहीं जंगल वंगल में रहोगे तो उससे आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि आप जान जाओगे कि हमको डेली में मांगना है, डेली खाना है, तो आपके माइंड पर उतना प्रेशर नहीं रहेगा, नहीं प्रेशर, ठीक, प्रेशर नहीं प्रेशर रहेगा नहीं। तो आप
जीवन अपन अपना 50-60 साल जहाँ रहे हो आजकल का जीवन काल है, आराम से व्यतीत कर लोगे। ठीक, दिल पर बात मत लेना, मैं किसी को पर्सनल नहीं कहूँ, क्योंकि मेरी बातें बहुत लोग दिल पर ले रहे हैं भाई, बहुत लोग ले रहे हैं। ठीक, इसलिए मैं अब अगले नेक्स्ट कंटेंट पर और बेहतरीन कंटेंट पर मैं आपको कल मिलूँगा। ठीक, अच्छे टॉपिक के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहिए, जिससे आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता रहे तथा आपके अंदर इतना ज्ञान प्रवाहित हो सके ना, जहाँ खड़े हो लग जाए कि हाँ लड़का शिक्षित है, हमारा पैसा इस लड़के की शिक्षा के आगे फीका है। भले ही हम आज इसको 1 महीने 2 महीने के लिए फंसा देंगे, लेकिन शिक्षा ऐसी चीज़ है, 1-2 महीने बाद किसी पर कोई गलत या किसी गलत उठा में कोई अगर जानबूझकर फंसाया रहता है तो वो बच्चा और ख़तरनाक बनता है, वहीं आगे चलकर बहुत ख़तरनाक बनता है। फिर जब वो दूसरों के लेने शुरू कर देता है, फिर बहुत दुख होता है, अरे ये तो ऐसा था, तो नहीं जानते हो, जब समाज में ऐसा था तो समाज वालों ने उसको कितना परेशान किया था। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं भाई। अगर तुम किसी का अच्छा नहीं चाह रहे हो तो किसी का बुरा भी मत चाहो, नहीं तो जितना अंदर तुम्हारे अंदर ईगो है उतना हर व्यक्ति के अंदर ईगो रहता है। सोच लो, तुम मानव का जीवन पाए हो तो मानव का जीवन हर व्यक्ति पाया है। अगर तुम्हारे अंदर ईगो है तो जो सामने वाला व्यक्ति उसके अंदर भी ईगो है कि तुम 1 कर डालोगे तो वो भी सोचेगा मैं 1 कर डालूंगा। ठीक, इसीलिए ईगो सबसे बड़ी बेकार चीज़ है, इसको जितना दबा कर रखोगे उतना लाइफ में तरक्की करोगे तथा आपका लाइफ आने वाला, आप मैरिड हैं तब, अनमैरिड हैं तब, आप पारिवारिक हैं, आप 10-12 साल के बच्चे हैं, आपका जीवन एकदम खुशहाल पूर्वक जीते रहोगे तथा जीवन आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक, अब मैं अगले शानदार टॉपिक पर मिलूंगा। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों। ठीक।